है, लेकिन इतिहास सबको याद करेगा। दिनेश जी। सही कहा आपने, इतिहास दरअसल किसी को माफ नहीं करता है। दिनेश कंवर जी भी हिमाचल से जुड़ गए हैं साथ में, सर स्वागत है आपका भी। राजू साहब आपके पास आता हूँ। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। राजू साहब, दुनिया में बहुत कुछ घट तो रहा है और दो पैरेलल स्टोरीज हैं दुनिया में। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की थी, एक मणिपुर और एक इजराइल। नेतन्याहू ने कल नेसेट के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म बिल पास करवा के सुप्रीम कोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। और इसके लिए वेस्ट और अमेरिका बहुत टाइम से बोल रहा था मत करो। उनके मिलिट्री रिजर्व्स, उनके एंटरप्रेन्योर्स, उनके बिजनेसेस, उनके सब कुछ कह रहे थे ये मत करो। लेकिन हिंदुस्तान में इजराइल का डॉक्ट्रिन चलता है, इसको कुछ भूलिएगा मत। इंडिया हैज अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड फॉलोड द इजराइल डॉक्ट्रिन हाउ टू रूल। और वहां पे किस ढंग से गाजा पट्टी में मुस्लिम्स को नेस्तनाबूद किया गया, बस वैसे ही यहां पर मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिखों को उनका क्या कहते हैं कि क्रशिंग चल रहा है। लेकिन वहां की लोग सड़कों पर फिर से आ गए, जनवरी से थे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई कौन इस दुनिया में? इजराइल। मतलब एक ऐसा एलाई जिसको कभी डिच नहीं कर सकता। और उसने 15 दिन पहले ही बोल दिया था, इफ यू पास दिस बिल मिस्टर नेतन्याहू, यू आर नॉट वेलकम टू द अमेरिका ऑन एनी विजिट, आइदर प्राइवेट विजिट और स्टेट विजिट। अमेरिका इज नॉट रेडी टू वेलकम यू। क्या कोई ऐसा बोलता है क्या? इस किस्म का इंडाइटमेंट आता है कभी क्या? भारत को लेसन लेना चाहिए। आज के बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं, सेंट्रल पेज के लेख हैं, इंडिया शुड टेक लेसन। इजरायलियों को अपना लोकतंत्र बहुत प्यारा है साहब। कल एक दिन में उनकी शेकल जो करेंसी थी क्रैश हुई है और उनके एंटरप्रेन्योर्स, मिलिट्री रिजर्विस्ट और बाकी लोग सड़कों पे आए। वो कहते हैं हम देखते हैं। और नेतन्याहू ने वर्ड क्या यूज किए? ये जो कोर्ट है ये अल्ट्रा वामपंथी है। व्हाट ही सेज, इजराइल का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वामपंथी है। उसे हमारी ये दक्षिण पंथियों की सरकार पसंद नहीं है, लेकिन उसे हमारे रास्ते पर चलना होगा। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि जो संसद में पास हो गया उसको पलट दे या उस पर टिप्पणी भी करे। और वो बिल पास करवा लिया। नाउ ज्यू स्टेट, आप यकीन मानिए पहली बार डिवाइड हो सकता है। मैं आपको बताऊं, दो टुकड़ों में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आप देख लो क्या करना है। और अमेरिका के अंदर जूस इजराइल से ज्यादा रहते हैं और उन्होंने चेतावनी दी है, डेमोक्रेसी के साथ जो हमारा प्यार है वो अनंत तक है। अगर आप डेमोक्रेसी पे चोट करोगे तो नेतन्याहू ना तो आप चाहिए और हम अलग देश बना सकते हैं, कहीं भी जाके बनाएंगे। आप देखिए। और उसके नीचे एक लाइन है, बाई लाइन है उसमें, एडिटोरियल्स में, इंडिया शुड टेक द लेसन्स फ्रॉम इजराइल। राजू विलियम्स साहब, मैंने ये चर्चा इसलिए की, सुबह मेरा एपिसोड भी आया इजराइल के ऊपर। मैंने चर्चा इसलिए की, दुनिया की इन दो देशों में दो पैरेलल स्टोरी चल रही है और उनके परिणाम भी सेम होंगे। मैं आपको बताऊं, इनपुट्स आर सेम तो आउटपुट भी सेम होगा। राजू साहब, तो मैंने, आप आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर, जी सर। तो आपने जो जिस आपने एपिसोड का हवाला दिया है वो मैंने देखा, आज ही देखा है। दो पैरेलल सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि आपने अभी कहा कि वो जो 5 जो रिफॉर्म्स जो हैं जुडिशियल उन्होंने पास किए हैं उनकी संसद में, और उसके प्रतिक्रम में अमेरिका ने ये कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट वेलकम। तो यही कुछ ऐसा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अमेरिका ने कहा था। लेकिन बाद में अमेरिका ने कैसे वेलकम किया? नहीं, दोनों फर्क है सर, दोनों फर्क है। मेरी बात, मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसको प्रधानमंत्री होते हुए कहा कि यू आर नॉट वेलकम सर। सिचुएशन मतलब ये, आप वो प्रधानमंत्री थे नहीं, सिचुएशन अलग है लेकिन सोच एक ही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई जो अमेरिका है, ये दादागिरी जो है ना पूरे विश्व में है, आज का नहीं है, देर का, वो एक विश्व की जो सत्ता है जिसे कहते हैं पावर बैलेंस जो है वो अपने हाथ में रखना चाहता है अमेरिका।
वो एक अलग मुल्क है, इतने सारे मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पावर ऑफ बैलेंस है वो अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। तो इस तरीके की उसकी जो अप्रोचेस होती हैं वो हमें देखने को मिलती है, और बाद में उसको वो कैसे अपने पांव खींचता है हमने ये भी देखा है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका उनको वेलकम करता है कि नहीं करता है। तो ये ज्यादातर इस बात पे निर्भर करता है कि इस वक्त और उस वक्त भविष्य में अमेरिका के जो अपने राजनीतिक और आर्थिक जो हित है, मुफाद है, इंटरेस्ट है, वो क्या होंगे, उसके ऊपर उसकी वो पहुंच है, अप्रोच है, वो निर्भर करती है। लेकिन अभी आपने अपनी प्रस्तावना में जैसे कहा है कि कोई राजा जो है वो मूर्ख, वो मकार, वो दंभी, वो सब कुछ। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जिससे आप चाहे वो अमेरिका की बात करे, चाहे वो इजराइल की बात करे, चाहे भारत की बात करे, और किसी भी देश की बात करे, तो आज के समय में जो लोग सत्ता पे काबिज हैं वो मूर्ख तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। ये वो लोग हैं जो सबसे अपने अपने मुल्क के समाज में जो सबसे तेज बुद्धि वाले और सबसे चालाक लोग जो हैं, ये वो लोग हैं। इन्हें मूर्ख नहीं कह सकते आप, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो है वो दूसरों का बेवकूफ थोड़ी ना बना सकता। तो चालाक लोग जो हैं हमेशा से, आदिकाल से आप देख लीजिए, राजाशाही के युग से देख लीजिए, अब हम लोकतंत्र के युग में हैं, तो जो लोग सबसे मकार और सबसे दंभी और सबसे, क्योंकि जो चालाक है वही दंभी हो सकता है, वही मकार हो सकता है। वो जो उसकी रियल सेल्फ है उसको छुपाने की कला उसे आती है, इसीलिए लोग बहकावे में आते हैं और वो लोग सत्ता पे आसीन हो जाते हैं, वो वर्ग, वो व्यक्ति आसीन हो जाते हैं। और ये अभी तक भी चल रहा है, ये डेमोक्रेसी के युग में भी चल रहा है। तो बात मुद्दे की ये है कि राजाशाही से के युग से जब हम एक इतिहासक विकास, हमारा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास जो है, उसके बाद चलते हुए हमने ये रास्ता चुना है, मैं पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं, हमने ये रास्ता चुना है डेमोक्रेसी का, कि हम लोग खुद ही अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से हम में से लोगों को चुन के बिठाएंगे जो हम सबको गवर्न करेंगे, वो हम ही में से होंगे। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हुआ क्या है कि डेमोक्रेसी के साथ साथ जो मेरिटोक्रेसी आनी चाहिए थी वो मिसिंग है, वो मेरिटोक्रेसी नहीं आई, मेरिट की बात नहीं। इससे पहले जो राजाशाही का युग था, जो जगीरदारी सामंतवादी युग था, उसमें क्या था, एक प्रथा चल रही थी, ये जो परिवारवाद है जिसकी हम बात करते हैं, डायनेस्टिक रूल्स की, आज भी जो बात हो रही है कि एक ही परिवार, उसी परिवार में से आगे प्रधानमंत्री, उसी परिवार में से आगे किसी भी राज्य का मुखिया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। तो इसके चलते क्या देख रहे हैं कि हमने राजाशाही से लोकशाही जो है, लोकतंत्र में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन हम मानसिक तौर पे वहीं पे खड़े हैं। ये जो है ना, दूसरे को कब्जा करना, दूसरे को अपने मुताबिक चलाना, ये हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। ये इनइक्वालिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना, ये हमारे माइंड के अंदर है। तो इसके चलते वो वर्ग हमारे समाज में, मनुष्यों में, किसी भी देश में हो, वो वर्ग जो अपनी इन भावनाओं को, अपनी इन इच्छाओं को, अपनी इन इंटेंशंस को दूसरों को गुलाम बना के सब्जुगेट, अब डायरेक्टली गुलाम तो बना नहीं सकते आज के दौर में, तो आप किस तरीके से उनको एक बेवकूफ बना के आप कर सकते, ये वही जमात, वही वर्ग जो है वो कर सकता है, जो सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे दंभी और सबसे मकार। ये आप किसी भी देश में के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए, वही जो है। और उनको जो हमारी त्रासदी है वो ये है कि उनके जो विरोधी हैं, जो उन्हें सत्ता से हटा के खुद सत्ता में आना चाहते हैं, वो भी वैसे ही हैं। बट इट इज पास्ट ऑफ एज कि भाई वो गलत है, हम सही हैं।
अब मणिपुर की घटनाएं तो हम लें, तो ये जो सबसे ज्यादा बवाल हुआ है वो तभी हुआ ना जब वो वायरल वीडियो आई, ये 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। उसके बाद जो रोष उत्पन्न हुआ, तो पूरा ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन इसका सेंस जो है वो बाहर भी गया, प्रतिक्रियाएं आई हैं, दूसरे देशों से भी आई हैं। और ये इतना घिनौना अपराध है कि ये एक सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है। ये हम किस कहां तक हमारा जो लेवल ऑफ एवोल्यूशन है, हमारा मानसिक तौर पे हम कितने अपने आप को हमने प्योरीफाई किया है, किस स्तर से हमने अपने आप को ऊपर लेके गए हैं जी, ये उसका एक सूचक है जी। अब आप देखिए कि जो महिलाओं को नग्न करना है, वो एक मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, पंजाबी की बहुत बहुत मशहूर कवित्री हैं, पोइटर्स हैं, उनका ये कहना है कि जब तक वो समाज तब तक सभ्यक नहीं हो सकता जिसमें औरत के जिस्म की रिस्पेक्ट ना हो, उसका आदर ना हो, ना सिर्फ इस शक्ल में, और ये चीज अलग अलग रूपों में हमारे सामने पहले से हो रहा है, अब भी आ रही है। भ्रूण हत्या, वो भी तो औरत के जिस्म का नरादर है ना, बच्ची को पेट के बीच में मार दो। जी सर, रेप, ऑनर किलिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसका तल्लुक जो है वो हमारे समाज में उसके हर वर्ग और हमारे मानसिक स्तर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका इलाज हम राजनीति में ढूंढ रहे हैं। जी राजू जी, राजनीति में उसका फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म तो इलाज हो सकता है कि भाई हमने कानून बनाया है, अगर कोई ऐसी उल्लंघना होती है कानून की और ये अपराध है तो उसको फौरी तौर पे डील करना चाहिए और न्याय देना चाहिए। जी सर, लेकिन इन सारे आपके कानूनों के होने के बावजूद भी हर प्रदेश में, हर जगह, ना सिर्फ हमारे और मुल्कों में भी ऐसी घटनाएं देखने को आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज सिर्फ सत्ता तब्दीली के साथ ये चीजें बदल जाएंगी, रुक जाएंगी? तो मैं एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा कर रहा हूं यहां पे, वो क्या है? वो है हमारी नैतिकता। मनुष्य का जो संकट आज का है वो आर्थिक संकट नहीं है, आज का संकट वो है नैतिकता का संकट है, जी, अपनी जमीर का संकट है। जी जी।